मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। यहाँ आपको देखने को मिलेगी सुबह से शाम तक की ताज़ा खबरें, ब्रेकिंग न्यूज़ अपडेट के रूप में। तो दोस्तों, उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलो दोस्तों, शुरू करते हैं आज के पहले मुख्य समाचार। अहमद पटेल के कहने पर तीस्ता ने 2002 में सरकार को बदनाम करने की साजिश रची, 30 लाख रुपए के लिए एसआईटी का दावा। तो दोस्तों, 2002 के गुजरात दंगों को लेकर गुजरात एसआईटी ने एफिडेविट में सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ा के खिलाफ बड़ा खुलासा किया है। तो दोस्तों, एसआईटी का कहना है कि 2002 में गुजरात सरकार को बदनाम करने के लिए तीस्ता को कांग्रेस से फंड मिला था। तो दोस्तों, एसआईटी एफिडेविट के मुताबिक कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के सलाहकार अहमद पटेल के आदेश पर सीतलवाड़ को एक बार फिर 5 लाख रुपए और एक बार 25 लाख रुपए दिए गए थे। दोस्तों, कांग्रेस ने इन आरोप को सिरे खारिज कर दिया है। वहीं अहमद पटेल की बेटी ने पलटवार करते हुए पूछा है कि मेरे पिता के जीवित रहते कार्रवाई क्यों नहीं की गई। तो दोस्तों, इसी के साथ ही कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा, प्रधानमंत्री की राजनीतिक प्रतिशोध की मशीन उन दिवंगत नेताओं को भी नहीं बख्शती जो उनके सियासी विरोध थे। तो दोस्तों, उन्होंने आगे कहा कि यह मोदी की अनिश्चितता और अक्षमता थी कि वह इस नरसंहार को नहीं रोक पाए। तो दोस्तों, इसी वजह से तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने मुख्यमंत्री मोदी को राजधर्म निभाने की बात कही थी। तो दोस्तों, मतलब यह है कि एक दिन पहले ही गुजरात पुलिस के विशेष जांच दल ने कोर्ट के सामने बयान दिया था कि एसआईटी ने कहा है कि 2002 के गुजरात दंगों के मामले में पीएम नरेंद्र मोदी घेरने की बड़ी साजिश में तीस्ता सीतलवाड़ भी एक मोहरा था। तो दोस्तों, जांच दल ने यह भी कहा कि सीतलवाड़ का इस्तेमाल तब कांग्रेस के बड़े नेता रहे अहमद पटेल ने किया था। इसी के साथ दोस्तों, चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। कानपुर पहुंचे पीएम मोदी, जालौन में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का करेंगे उद्घाटन। रिकॉर्ड 28 महीने में तैयार हुआ 296 किमी लंबा हाईवे। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश को आज नया बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे मिल जाएगा। तो दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कानपुर हवाई अड्डे पर पहुंच गए हैं और उनका स्वागत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया है। तो दोस्तों, यहां से प्रधानमंत्री सीधे जालौन जाएंगे। तो दोस्तों, प्रधानमंत्री जिस एक्सप्रेसवे का शुभारंभ करने जा रहे हैं वह 296 किमी लंबा एक्सप्रेसवे चित्रकूट से शुरू होगा और 7 जिलों से गुजरते हुए इटावा में खत्म होगा। तो दोस्तों, इटावा में ये लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे से मिल जाएगा। यानी अब दोस्तों, बुंदेलखंड से दिल्ली दूर नहीं है। तो दोस्तों, इस एक्सप्रेसवे को बनाने के लिए 36 महीने का समय तय किया गया था, लेकिन यह रिकॉर्ड 28 महीने में बनकर तैयार हुआ है। तो दोस्तों, फरवरी 2020 में प्रधानमंत्री ने इसका शिलान्यास किया था। यह यूपी का चौथा एक्सप्रेस वे है। यह 4 लेन का है और दोस्तों, भविष्य में इसे 6 लेन का भी किया जा सकता है। इसी के साथ दोस्तों, यह एक्सप्रेस वे चित्रकूट जिले के भरतकूट क्षेत्र के पास गोंडा गांव में खत्म होगा। एक्सप्रेस वे पर 3.75 मीटर चौड़ी सर्विस लेन है। तो दोस्तों, इसके किनारे 7 लाख पेड़ लगाए जाएंगे और बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे को बनाने में 14,850 करोड़ रुपए की लागत आई है। इसी के साथ दोस्तों, चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। यासीन मलिक पूर्व सीएम सईद की बेटी का किडनैपर, रूबिया ने कोर्ट में पहचाना। 32 साल पहले रिहाई के बदले 5 आतंकी छोड़ने पड़े थे। तो दोस्तों, जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद की बेटी रूबिया सईद का अपहरण अलगाववादी नेता यासीन मलिक ने किया था। तो दोस्तों, रूबिया ने सीबीआई की विशेष अदालत के सामने गवाही में यासीन मलिक समेत 4 आतंकियों की पहचान की है जिन्होंने उनका अपहरण किया था। तो दोस्तों, यह पहली बार है जब रूबिया को इस मामले में पेश होने के लिए कहा गया था। वे फिलहाल तमिलनाडु में रहती है। तो दोस्तों, रूबिया का अपहरण 8 दिसंबर 1989 को हुआ था। उनकी रिहाई के लिए 13 दिसंबर को सरकार को 5 आतंकवादी छोड़ने पड़े थे। तो दोस्तों, उस समय मुफ्ती मोहम्मद सईद भारत के गृह मंत्री थे और सीबीआई ने 1990 की शुरुआत में इस केस की जांच अपने हाथ में ले ली थी। तो दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें कि रूबिया के वकील अनिल सेठी ने बताया कि वह सीबीआई के सामने अपने पहले दिए गए बयान पर कायम है। उन्होंने सीबीआई की जांच के दौरान उपलब्ध कराई गई तस्वीरों के आधार पर यासीन मलिक और 3 अन्य की पहचान की है। वही अपहरण के 31 साल से अधिक समय के बाद मलिक और 9 अन्य के खिलाफ अदालत ने पिछले साल जनवरी में आरोप तय किए थे। तो दोस्तों, यासीन मलिक एक अलगाववादी नेता है और जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट से जुड़ा है। वह कश्मीर की राजनीति में हमेशा सक्रिय रहा और उस पर युवाओं को भड़काने और हाथों में बंदूक लेने के लिए प्रेरित करने का आरोप है। इसी के साथ दोस्तों, चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। देश
के 25 राज्य बारिश से बेहाल। गुजरात, असम सहित कई राज्यों में बाढ़। महाराष्ट्र में अब तक 102 लोगों की मौत। तो दोस्तों, मानसून के 45 दिन पूरे होने के बाद अब तक देश में सामान्य से 14% ज्यादा बारिश हुई है। देश में अब तक सामान्य रूप से 294.2 मिमी बारिश होनी थी, लेकिन यह आंकड़ा 335.2 मिमी तक पहुंच चुका है। तो दोस्तों, यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल और झारखंड जैसे 4 राज्यों में सूखे जैसे हालात है। तो दोस्तों, वही देश की कुल आबादी का करीब 38% हिस्सा इन 4 राज्यों में रहता है। तो दोस्तों, देश के 25 राज्य बारिश से बेहाल है। इनमें महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, केरल और असम के कई इलाकों में बाढ़ से स्थिति गंभीर है। वहीं दोस्तों, बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में लोगों का दैनिक जीवन भी बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। असम में बाढ़ की स्थिति शुक्रवार को और ज्यादा बिगड़ गई है। वहीं दोस्तों, एमपी में 15 दिन से तेज बारिश हो रही है। प्रदेश में अब तक 12.76 इंच बारिश दर्ज की जा चुकी है और यह अब तक की सामान्य बारिश से 9.74% तक ज्यादा है। वहीं दोस्तों, राजस्थान के जयपुर के साथ साथ उदयपुर, झालावाड़, बांसवाड़ा, भीलवाड़ा और सिरोही में तेज बारिश का अनुमान है। और दोस्तों, महाराष्ट्र के कई इलाकों में शुक्रवार को भारी बारिश हुई है। तो दोस्तों, गढ़चिरौली और चंद्रापुर जिलों पिछले 24 घंटे में औसत 20.5 मिमी बारिश दर्ज की गई है। और दोस्तों, मौसम विभाग ने पालघर जिले में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। वहीं दोस्तों, कर्नाटक के कई जिलों में शुक्रवार को भी बारिश जारी रही। तेज बारिश के कारण 30 में से 13 जिले में बाढ़ प्रभावित रहे। तो कर्नाटक सरकार ने बाढ़ प्रभावित जिलों में लगभग 14 राहत शिविर बनाए हैं। इसी के साथ दोस्तों, केरल में भारी बारिश से कासरगोड, कोझिकोड और वायनाड जिलों में भी नदियां उफान पर है। तो दोस्तों, अगर गुजरात की बात करें तो 8 जिले भारी बारिश के बाद बाढ़ की चपेट में है और एनडीआरएफ की 25 टीमें राज्य में तैनात की गई है। तो दोस्तों, मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे में दक्षिण गुजरात सहित कई इलाकों में भारी बारिश की चेतावनी जाहिर की है। इसी के साथ दोस्तों, चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। देश के 2 राज्यों में पॉजिटिविटी रेट 19% के पार। कोरोना के 16,281 नए मरीज मिले। फ्री होते ही 13 लाख लोगों ने लगवाई बूस्टर डोज। तो दोस्तों, देश में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। बीते दिन कोरोना के 16,281 नए मरीज सामने आए हैं और 28 मरीजों की मौत हो गई है। तो दोस्तों, राहत की खबर यह है कि रिकवरी होने वाले मरीजों की संख्या 13,991 रही है। वहीं दोस्तों, देश में अभी तक कोरोना के एक्टिव केस 1,39,000 से ज्यादा है। तो दोस्तों, देश में 18 साल से ऊपर के सभी लोगों को कोरोना की बूस्टर डोज मुफ्त मिलने लगी है। तो दोस्तों, पहले ही दिन बूस्टर डोज लगवाने वालों की संख्या 15 गुना ज्यादा बढ़ गई। वहीं शुक्रवार शाम 6:30 बजे तक 12.99 लाख लोगों ने बूस्टर डोज लगवा ली है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि आयु वर्ग के लोगों को 10 अप्रैल से बूस्टर डोज देने की शुरुआत हुई थी। इसके बाद 96 दिनों में 78.11 लाख लोगों ने ही डोज लगवाई थी और यह रोज औसतन 81,366 था। इसी के साथ दोस्तों, देश भर में महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा मौतें दर्ज की जा रही है। पिछले 24 घंटे में यहाँ कोरोना के 2,371 केस सामने आए हैं और 10 लोगों की मौत हो गई है और पॉजिटिविटी रेट 6.5% तक दर्ज की गई है। इसी के साथ दोस्तों, 4 लोगों ने अपनी जान भी गंवाई है। इसी के साथ दोस्तों, चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। T20 वर्ल्ड कप की सभी 16 टीमों के नाम फाइनल। जिम्बाब्वे, नीदरलैंड ने किया क्वालिफाई। भारत सहित 8 टीमें सीधे सुपर 12 में। तो दोस्तों, इस साल अक्टूबर में ऑस्ट्रेलिया में होने वाले T20 वर्ल्ड कप के लिए नीदरलैंड और जिम्बाब्वे ने क्वालिफाई कर लिया है। इसके साथ ही T20 वर्ल्ड कप में भाग लेने वाली 16 टीमों का फैसला भी हो गया है। तो दोस्तों, भारत सहित 8 टीमें सीधे सुपर 12 में खेलेगी, जबकि 8 टीमों में से 4 टीमें पहले राउंड के बाद सुपर 12 में पहुंचेगी। तो दोस्तों, जिम्बाब्वे में खेले जा रहे क्वालिफायर बी टूर्नामेंट के पहले सेमीफाइनल में जिम्बाब्वे ने पापुआ न्यू गिनी और दूसरे सेमीफाइनल में नीदरलैंड ने यूएसए को हरा दिया। अब यह टीमें क्वालिफायर बी के फाइनल में आमने सामने होगी। तो दोस्तों, आपको बता दें कि आईसीसी ने शुक्रवार को T20 वर्ल्ड कप 2022 के कार्यक्रम की घोषणा कर दी है। इस कार्यक्रम के मुताबिक भारत अपना पहला मुकाबला पाकिस्तान के खिलाफ 23 अक्टूबर को मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में खेलेगा। और दोस्तों, टूर्नामेंट में कुल 45 मुकाबले 7 अलग अलग शहरों में खेले जाएंगे। तो दोस्तों, 2014 के चैंपियन श्रीलंका 16 अक्टूबर को टूर्नामेंट का ओपनिंग मैच नामीबिया के खिलाफ खेलेगी। इसी के साथ दोस्तों, चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। बिहार में दूसरी शादी के लिए अब लेनी होगी अनुमति। सरकार ने जारी की
की नई गाइडलाइन। तो दोस्तों बिहार में सरकारी कर्मियों की दूसरी शादी को लेकर राज्य सरकार ने नए नियम बनाए हैं। नियम के मुताबिक बिहार सरकार में तैनात किसी भी स्तर के कर्मचारी के लिए दूसरी शादी तभी वैध मानी जाएगी जब वे इसके लिए सरकार से अनुमति लेंगे। तो दोस्तों अगर दूसरी शादी की पर्सनल लॉ से मान्यता मिल गई हो और सरकार से अनुमति नहीं मिली हो तो भी यह शादी मान्य नहीं होगी। तो दोस्तों नीतीश सरकार की ओर से जारी आदेश के मुताबिक पूर्व पति या फिर पत्नी के जीवित रहते कोई दूसरा विवाह नहीं कर सकता है तो उसे मान्य नहीं माना जाएगा। साथ ही दोस्तों इस तरह की शादी से उत्पन्न संतान को अनुकंपा आधारित नौकरी के लिए किसी तरह की दावेदारी का भी हक नहीं होगा। तो दोस्तों सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि किसी भी सरकारी कर्मचारी के सेवा काल के दौरान निधन की स्थिति में ऐसी संतान को अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लिए प्रस्ताव सही नहीं माने जाएंगे। वहीं अगर सरकार से अनुमति लेकर दूसरा विवाह कानून सम्मत तरीके से किया जाता है तो ऐसी स्थिति में पत्नी और बच्चे अनुकंपा आधारित नौकरी के लिए हकदार माने जाएंगे। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। सिंध कैबिनेट ने बदला औरंगाबाद और उस्मानाबाद का नाम, उद्धव सरकार के फैसले पर लगाई थी रोक। तो दोस्तों महाराष्ट्र की सिंध सरकार ने औरंगाबाद का नाम संभाजी नगर और उस्मानाबाद का नाम धाराशिव करने का फैसला किया है। इसके अलावा नवी मुंबई हवाई अड्डे का नाम डीपी पाटिल करने के लिए फैसले पर कैबिनेट ने मुहर लगाई है। तो दोस्तों मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बताया उद्धव ठाकरे ने अपनी आखिरी कैबिनेट बैठक में इन शहरों के नाम बदले थे। हालांकि उनका यह निर्णय अवैध था, इसलिए एक बार फिर से दोनों शहरों और हवाई अड्डे का नाम बदल दिया गया है। तो दोस्तों दरअसल सियासी संकट के समय पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे ने अपनी अंतिम कैबिनेट बैठक में इन शहरों के नाम बदलने का फैसला किया था। हालांकि उनके इस फैसले के बाद राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने उद्धव ठाकरे को पत्र लिखकर कहा था कि वह सरकार अल्पमत में है, इसलिए वह लोक लुभावन निर्णय नहीं ले सकते हैं। तो दोस्तों इससे पहले राज्य के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी उद्धव सरकार के फैसले पर आपत्ति जताई थी। उन्होंने कहा था कि दोनों शहरों का नाम बदलने का फैसला अवैध है क्योंकि सरकार के बहुमत परीक्षण का फैसला लिया जा चुका है। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। 31 जुलाई तक फाइनल कर दे इनकम टैक्स रिटर्न, ITR भरते समय सही फॉर्म चुनने सहित इन 8 बातों का रखे ध्यान, नहीं तो मिल सकता है नोटिस। तो दोस्तों वित्त वर्ष 2021 और 22 के लिए 31 जुलाई तक इनकम टैक्स रिटर्न भरना है। ऐसे में अगर आपने अब तक ITR फाइल नहीं किया है तो जल्द से फाइल कर दे। तो दोस्तों हमेशा अपनी आय की सही जानकारी देनी चाहिए। अगर आप जानबूझकर या गलती से भी अपनी आय के सभी स्रोत नहीं बताते हैं तो आपको आयकर विभाग का नोटिस आ सकता है। इसी के साथ दोस्तों करदाताओं को इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के 2 ऑप्शन मिलते हैं। तो दोस्तों 1 अप्रैल 2020 को नया ऑप्शन दिया गया था। नए टैक्स सैलर में 5 लाख रुपए से ज्यादा आय पर टैक्स की दरें तो कम रखी गई लेकिन डिडक्शन छीन लिया गया। तो दोस्तों वही अगर आप पुराना टैक्स स्लैब चुनते हैं तो आप कई तरह के टैक्स डिडक्शन का भी फायदा ले सकते हैं। वहीं दोस्तों बहुत से लोग अपनी सभी बैंक खातों की जानकारी नहीं देते हैं जिनसे उन्होंने उस वित्त वर्ष में लेन देन किया है। ऐसा करना गलत है क्योंकि आयकर विभाग ने अपने अधिनियम में साफ तौर पर कहा है कि टैक्स पेयर को अपने नाम पर पंजीकृत सभी बैंक खातों की जानकारी देना संभव है। तो दोस्तों इसी के साथ ही इनकम टैक्स के नियमों के तहत अगर आपको एक साल में 50,000 रुपए से अधिक कीमत का गिफ्ट मिला तो इस पर आपको टैक्स देना होगा। ऐसे में आपको इनकम टैक्स रिटर्न भरते समय इन बातों का भी ध्यान रखना होगा। तो दोस्तों यह थे हमारे आज के मुख्य समाचार। हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है। धन्यवाद। जय हिंद।